वेलकम टू ASR's IS इंस्टीट्यूट। ये हमारी वेबसाइट है asr.com। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स डेली अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स डेली अपलोडेड है, PDF फाइल्स अवेलेबल है और पूरा कंपाइलेशन भी अवेलेबल है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फुल न्यूज, फुल एडिटोरियल और क्वेश्चन बैंक के असाइनमेंट्स अपलोडेड है। ये फुल असाइन न्यूज है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इवन नवंबर मंथ का भी कंप्लीटली अपलोडेड है। अब हम दिसंबर मंथ का न्यूज देख लेते हैं, आज का 12 दिसंबर का न्यूज। तो 12 दिसंबर का हमने न्यूज आइटम्स जो सिलेक्ट किए हिंदू न्यूज़पेपर से, ये 13 न्यूज आइटम्स है जो हिंदू न्यूज़पेपर से सिलेक्ट किए गए हैं। पहला न्यूज आइटम है रेड सैंडर्स टास्क फोर्स सेट टू गो टेक सेवी। तो ये रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स है आंध्र प्रदेश स्टेट में। इन्होंने एक डेवलप किया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है एक हैदराबाद बेस्ड IT कंपनी के हेल्प से। ये स्मगलर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम सिंस ये सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन के साथ यूज किया जा सकता है। तो इसमें थंब प्रिंट्स लेंगे, जो भी ये टास्क फोर्स के ऑफिशियल्स, जो भी वुड कटर या स्मगलर कोई भी इंसान को अप्रीहेंड करेंगे, रोकेंगे अगर फॉरेस्ट में, तो वो इनके थंब प्रिंट्स लेंगे और ये थंब प्रिंट्स मैच किए जाएंगे जो सॉफ्टवेयर का डेटाबेस होगा उससे, और उसमें रजिस्टर किए जाएंगे। तो इससे उनके बारे में प्रीवियस डिटेल सारी पता चल जाएगी। तो क्या वो वुड कटर है, क्या उनके अगेंस्ट स्मगलिंग का चार्ज पहले लगा है, तो रिपीट ऑफेंडर है, वो सब पता चल जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होगा। इस न्यूज में ये टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स में यूज करने के लिए, एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स में यूज करने के अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि रेड सैंडर्स। ये रेड सैंडर्स होता क्या है? तो ये रेड सैंडर्स जो ट्री है, इसको रेड सैंडलवुड भी कहते हैं और ये ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स के सदर्न पार्ट्स में एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब कि वहां का नेटिव है, वहां का पैदा हुआ, वहां का ओरिजिन का ये प्लांट है, ये ट्री है। और ये ट्री फेमस है, इसकी डिमांड है क्योंकि इसका जो वुड है उसका रिच रेड कलर होता है। ये सैंडलवुड ट्री से अलग है। जो सैंटलम सैंडलवुड ट्री होता है उसका जो वुड है वो, उसका भी स्मगलिंग होता है, वो इन डिमांड हो है क्योंकि उसका एरोमा होता है, उसकी जो स्मेल, खुशबू होती है, उसके लिए वो डिमांड में होता है। पर ये जो रेड सैंडर्स है, इसके वुड में कोई खुशबू नहीं होती, ये अपने रेड वुड के लिए फेमस है। तो दोनों सदर्न इंडिया में ही पाए जाते हैं और दोनों स्मगल किए जाते हैं, पर दोनों अलग है। तो ये हमको समझना होगा। अगला न्यूज आइटम है व्हाइट फ्लाइज प्लेगिंग कोकोनट प्लांटेशन इन साउथ इंडिया। सो ये रुगो स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई जो है, ये छोटी सी इंसेक्ट है जो सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका में पाई जाती है। ये सबसे पहले डिस्कवर की गई थी 2004 में लैटिन अमेरिका में। तो ये कंट्रीज जैसे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, बेलीज, ग्वाटेमाला, इवन साउथ ऑफ USA, फ्लोरिडा के स्वैम्प्स में यहाँ पाई जाती है और ये क्रॉप्स पे अटैक करती है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इससे। तो अभी फिलहाल ये साउथ इंडिया में भी पाई गई है। तो ये फर्स्ट टाइम था कि साउथ इंडिया में ये व्हाइट फ्लाई के बारे में पता चला, जो ये जुलाई 2016 में इसको रिपोर्ट किया गया, उसका टेस्टिंग हुआ, उनके मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन हुआ। मॉर्फोलॉजिकल मतलब दिखने में, जो दिखने में क्या उसका है, क्या वो मैच होता है, तो मॉर्फोलॉजिकल मैचिंग और मॉलिक्यूलर मैचिंग भी उनका हुआ डिटेल में। और उसके बाद ये कंफर्म हुआ कि यहाँ ये रुगो स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई है जो पहली बार इंडिया में भी अब पाई गई है। तो यहाँ पे एक कोकोनट प्लांटेशंस को इससे बचाने के लिए अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो इसकी वजह से जो ग्रीन लेसविंग करके एक इंसेक्ट है, ये मर जाता है, जो इसका नेचुरल प्रेडेटर है, मतलब वो नेचुरली वो व्हाइट फ्लाई को खाता है। तो व्हाइट फ्लाई उसका डाइट है। तो अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो ये भी मर जाता है, तो व्हाइट फ्लाई और प्रोलिफरेट होगी। तो इसकी जगह अब रिकमेंडेशन आया है कि कोकोनट प्लांटेशंस के लिए और व्हाइट फ्लाई से बचने के लिए बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स यूज किए जाए, जैसे कि स्टार्च पाउडर होता है, नीम स्प्रे होता है, वो यूज किया जाए। तो ये पॉइंट है। अगला न्यूज आइटम है अ नोबल प्रोफेशन अंडर प्रेशर। तो हिंदू न्यूज़पेपर ये सेकेंड डे है कि आर्टिकल्स कैरी कर रहे हैं अबाउट एजुकेशन। तो एजुकेशन रिलेटेड 7 डे आर्टिकल चलेगा, संडे से लेके अब वो सैटरडे तक चलेगा। तो रोज के 2 आर्टिकल्स आते हैं। तो आज के जो 2 आर्टिकल्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है अबाउट टीचिंग। तो टीचिंग के अंदर एलिमेंट्री लेवल, एजुकेशन लेवल जो है, टीचर्स होते हैं एलिमेंट्री एंड मिडिल लेवल, ये
गवर्नमेंट स्कूल्स में यहाँ पे बहुत सारी डेफिशिएंसीज पाई जाती है। तो दो टाइप की डेफिशिएंसीज होती है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। थोड़ी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज होती है, जो स्ट्रक्चरल मतलब गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में ही ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से यहाँ पे डिफिकल्टीज होती है। वो है कि जो टीचर्स है वो इनफ टीचर्स नहीं है। सो काफी सारे वैकेंसीज भी होती है जिनको फिल करना होता है, टीचर शॉर्टेजेस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है टीचर्स अपॉइंटमेंट में, ट्रांसफर्स में, करप्शन इन्वॉल्व है, सीट्स के लिए पेमेंट किए जाते हैं, ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है तो क्वालिटी ऑफ द टीचर्स अफेक्ट होती है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, कास्ट डिविजन्स यहाँ पे सब प्रोमिनेंट होते हैं, सिनिकल एटीट्यूड होता है काफी लोगों का टीचिंग प्रोफेशन के बारे में जो वो दिल से नहीं करना चाहते। तो इस सारे रीजंस की वजह से टीचिंग अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो टीचर एब्सेंटीज्म भी काफी हाई होता है क्योंकि उनको काफी इंसेंटिव मिलता नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी होता है, मतलब जिनको टीचर अपॉइंट किया गया है वो किसी और को टीचर अपॉइंट करके उनको कहते हैं कि आप पढ़ाओ। तो ऐसी सब चीजें भी देखी जाती है। प्रॉक्सी टीचर्स मतलब वो किसी और को अपनी जगह भेजना, तो उसको प्रॉक्सी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। काफी टीचर पोस्टिंग्स में टीचर्स को काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, तो उनको वो डिफिकल्ट लगता है, उनका मोटिवेशन काफी लो होता है, उनको सर्विसेज फैसिलिटीज अकोमोडेशन सारी अच्छी नहीं दी जाती, उनके ऊपर काफी सारा नॉन एकेडमिक वर्क का बर्डन होता है। काफी गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टाफ भी नहीं रहता, तो वो स्टाफ वर्क भी टीचर्स को ही करना पड़ता है, तो उनका टीचिंग अफेक्ट होता है। तो ये सारे रीजंस की वजह से टीचर्स काफी प्रेशर के अंदर वर्क करते हैं। और दूसरा जो आर्टिकल है ये यहाँ पे डिस्कस करता है अबाउट कॉन्ट्रैक्चुअल टीचिंग। तो ये यूपी में भी टीचर्स वैकेंसीज काफी हाई होती है, शॉर्टेज है। तो ये शॉर्टेज फिल करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक शिक्षा मित्रज करके एक सिस्टम इनिशिएट किया और 1.4 लाख लोगों को इसमें अपॉइंट किया। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स थे कि कॉन्ट्रैक्ट पे इनको टीचिंग का पोस्ट दिया गया था। तो इनकी पेस काफी लो होती है, पेमेंट ज्यादा मिलता नहीं है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है आर्टिकल में कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर शिक्षा मित्र की पे थी अराउंड 3,500, पर जब उनको परमानेंट किया गया तो उनकी पे हुई 30,000 मंथली। तो इतना ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। तो उनके ट्रेनिंग भी सही से नहीं हुई होती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनको ज्यादा राइट्स नहीं है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा नहीं है। तो ये शिक्षा मित्र जो है ये चैलेंज किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी 2015 में, जिसमें उन्होंने ये सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए, रद्द कर दिए। तो ये रीजन ये था क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स है इन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर नहीं किया है। तो क्योंकि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करके ज्यादा लोग नहीं है, तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट को ये शॉर्टेज फिल करने के लिए ये शिक्षा मित्र अपॉइंट करती है। पर ये जब टीचिंग के लिए एलिजिबल है ही नहीं तो कैसे अपॉइंट किए जा सकते। तो ये सारे कंसिडरेशंस है। तो ये पॉइंट एक और है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो होते हैं उनका पे भी काफी लो होता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये भी कन्वीनियंट है कि उनको कम पे देना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं। और टीचिंग का ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पूरा बिल्टअप है। देयर आर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, तो ब्लॉक लेवल पे भी होता है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DIETs, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होते हैं, पर इनका फंक्शनिंग इफेक्टिव नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो टीचर क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना वो भी काफी जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का इतना डिमांड नहीं रहता और लोग प्राइवेट स्कूल्स में एनरोल करना चाहते हैं अपने बच्चों को। अगला न्यूज आइटम है, इसरो साइंस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड 2 सैटेलाइट्स। इसरो सैटेलाइट सेंटर आईसैक ने अग्रीमेंट साइन किया है एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ। ये प्राइवेट कंपनीज है, इनका कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इनके मेन कंपनीज में है ये कंसोर्टियम में अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंडर असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग, जो सैटेलाइट्स का नेविगेशन सैटेलाइट जो इसरो लॉन्च करना चाहती है उनका ये कंसोर्टियम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर करेगी। तो इसरो चीफ ने पहले भी कहा है कि इसरो के ऊपर डिमांड जो है, सैटेलाइट डिमांड है वो काफी हाई है, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो उनको डबल द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स डेवलप करके लॉन्च करना है। तो इसके लिए उनको प्राइवेट सेक्टर के हेल्प की जरूरत है और उन्होंने बोला था कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन हो। तो ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हुआ है 2 नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए। ये जो सारी कंपनीज है इनके साथ पहले भी इसरो ने आउटसोर्सिंग किया है, मतलब आउटसोर्सिंग फॉर सम कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के सप्लायर्स ऑलरेडी रह चुके। ये पहली बार है कि पूरा सैटेलाइट आउटसोर्स किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को।
तो ये अल्फा भी जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये सारे कंपनीज जो है, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज जो इनमें इन्वॉल्व है, वो इसरो के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। तो ये न्यूज है। इसके अलावा इस आईसैक चीफ ने और एक चीज कही है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कि उन्होंने कहा 7 सैटेलाइट जो IRNSS है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको भी पूरा ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है और इसका फॉर्मल ऑपरेशन अभी स्टार्ट होना बाकी है। तो ये IRNSS किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, तो ये रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जो ग्लोबल सिस्टम है वो GPS होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो US ने डेवलप किया है और वो US टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन इंडिया को ये भी जरूरत महसूस हुई कि उनको अपना रीजनल सैटेलाइट सिस्टम भी चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये पीसफुल पर्पसेस के लिए, सिविलियन पर्पसेस के लिए भी यूज की जाती है और मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी। तो जब इंडिया कारगिल वॉर के अंडर था, जब 1999 में कारगिल वॉर के टाइम जब पाकिस्तानी ट्रूप्स कारगिल में आ चुके थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, कारगिल जो इंडियन साइड पे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने US से रिक्वेस्ट किया कि उनका GPS पोजीशन उनसे शेयर किया जाए, तो US ने इनकार कर दिया। तो तब हमको पता चला कि हमको अपना इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी डेवलप करना जरूरी है, और तब ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ है। अब ये पूरे 7 सैटेलाइट्स है, तो 7 सैटेलाइट्स के थ्रू ये पूरा कवरेज मिलेगा। तो ये ऑलरेडी सब सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी है, इसमें से 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है और 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है। अब ये जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट सिर्फ यहाँ ये है कि ये भी ओपन सोर्स रहेगा और ये रीजनल है, तो 1500 किलोमीटर्स बियॉन्ड इंडिया बॉर्डर्स भी ये इंफॉर्मेशन देता है, तो नेबर्स के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। ओपन टू ऑल यूजर्स रहेगा, लेकिन इसके लिए रिसीवर्स अलग चाहिए कि जो GPS रिसीवर्स होते हैं वो इसके लिए यूज नहीं किए जा सकते, तो स्पेशल रिसीवर्स भी डेवलप किए गए। अब ये जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी क्या है, तो ये ऐसे सैटेलाइट्स है जो फुल कवरेज देती है। तो जो जियो सिंक्रोनस होता है उसका मतलब है कि ये एक ऑर्बिट जिसको अर्थ के अराउंड ट्रैवल करने को उतना ही टाइम लगता है जितना अर्थ को अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करने को लगता है। तो रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस अर्थ टेक्स 1 डे, जो इन जनरल हम 24 आवर्स बोलते हैं, पर वो एक्चुअली 24 आवर्स नहीं होता, वो 23 आवर्स 54 मिनट्स होता है। तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का एक पीरियड होगा, ऑर्बिटल पीरियड होगा। और ये ऑर्बिट कैसी भी हो सकती है, कैसे भी इंक्लिनेशन पे हो सकती है, थ्रू आउट, टुवर्ड्स द पोल, टुवर्ड्स द इक्वेटर। और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ये भी एक टाइप की जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ही है, पर इसका स्पेशल फीचर ये है कि ये पैरेलल टू इक्वेटर होता है, इसका ऑर्बिटल प्लेन इक्वेटर को पैरेलल होता है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है और यहाँ पे भी सेम टाइम लगेगा। तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का फिक्स्ड हाइट होगा, तो ये 35,786 किलोमीटर अबव द इक्वेटर होती है। और इसका बात ये होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि इस ऑर्बिट पे जब भी सैटेलाइट होगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो हमेशा सेम पॉइंट पे दिखेगा, मतलब अर्थ ऑब्जर्वर को हमेशा वही दिखेगा। जैसे अर्थ ऑर्बिट हो रहा है, यहाँ पे भी वो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है अर्थ के अक्रॉस, तो हमेशा इट विल बी एट द सेम पॉइंट इन द स्काई। तो ये एक बात है। फिर अगला न्यूज आइटम है US आर्म्स टेक्नोलॉजीज कम क्लोजर। US कांग्रेस ने ये एक्ट पास किया है, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। ये न्यूज में आ चुका है और हमने डिस्कस किया है इसको। तो ये थोड़े दिन पहले ही पास हुआ है, ये बराक ओबामा प्रेसिडेंट अब इसको साइन करेंगे तो ये फाइनल लॉ बन जाएगा। जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस US में पार्लियामेंट का नाम होता है, इसके 2 हाउसेज है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। तो ये एक्ट पास होकर के ये कंफर्म हो जाता है, ये श्योरिटी मिल जाती है कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, तो वो जब ऑफिस अक्वायर करेंगे जैन में, उसके बाद भी वो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से चेंज नहीं कर सकते, लेजिस्लेचर के थ्रू ही ये चेंज हो पाएगा। तो ये लेजिस्लेचर ने एक्ट पास कर दिया है। ये एक्ट के अंदर इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर डेजिग्नेशन मिला है। तो ये डेजिग्नेशन यूनिक है क्योंकि US ने ये डेजिग्नेशन अपने नेटो एलीज को दिए है। जो नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनकी कंट्रीज जो एलीज है उनको ये स्टेटस दिया गया है। या तो US ने जो ट्रीटी साइन किया, डिफेंस ट्रीटी साइन किया है जिस कंट्रीज से, जो उनकी एलीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, उनको दिया गया है। तो इंडिया एक यूनिक कंट्री रहेगी जिसको भी ये मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस मिल चुका
चुका है। तो ये अब इसका बेनिफिट ये है कि इसके थ्रू लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जो होंगे वो काफी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो इवन फॉर डुअल यूज टेक्नोलॉजीज वो होती है जो दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, सिविलियन पर्पसेस भी और मिलिट्री पर्पसेस भी, तो उसको डुअल यूज टेक्नोलॉजीज कहते हैं। तो उनके लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स भी काफी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स है। इंडिया अपना एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपना एक टेंडर इशू भी किया है। तो इंडिया को चाहिए अभी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इंडिया के पास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और सुपीरियर क्वालिटी रशियन एयरक्राफ्ट भी है कोई 30, बट हमको अभी चाहिए मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो प्रपोजल्स इंडियन गवर्नमेंट के सामने आए हैं उसमें से 2 कंपनीज यूएस बेस्ड भी है, जैसे बोइंग और लॉकहीड, इनके F-18 और F-16 फाइटर जेट से रिस्पेक्टिवली। इवन स्वीडिश एक कंपनी है जो काफी न्यूज में रहती है, साब कंपनी, जिसका ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट है। सो इन सारे एयरक्राफ्ट के थ्रू और भी 3 प्रपोजल्स है, उनके बीच में गवर्नमेंट स्पीकअप करेगी एक प्रपोजल जिनको फाइनल वो लोग अप्रूवल देंगे और ये एयरक्राफ्ट डेवलप होगा। ये एयरक्राफ्ट का जो रिक्वायरमेंट है ये सिंगल मेजर डिफेंस डील बोला जाता है इंडिया का, मल्टी रोल मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का। पर इसमें एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिक्वायरमेंट्स हाई है, कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिग्निफिकेंटली होना चाहिए और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी इसमें डाला गया है फॉर डिफेंस। तो उसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स का असेंबलिंग वगैरह भी यहाँ इंडिया में हो, तो वो भी एक मेजर रिक्वायरमेंट है। तो ये फाइनलाइज अब तक हुआ नहीं है, तो देखते हैं कि मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस मिलने के बाद क्या फैसिलिटीज होती है, कैसे ये आगे जाते हैं। अगला न्यूज आइटम है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन व्हीट विल लीड टू डंपिंग यूनियंस। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा टाइम पहले अनाउंस किया अभी कि इंपोर्ट ड्यूटी जो होगा व्हीट पे वो 0 हो जाएगा। तो अब फिलहाल 10% थी, पर अब वो 0 हो जाएगी। तो जो भी व्हीट इंपोर्ट होगा उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। रीजन गवर्नमेंट ने ये कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है व्हीट की वो इम्प्रूव करने के लिए और व्हीट और व्हीट प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। पर जो फार्मर्स यूनियन है, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स है, वो इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से राबी क्रॉपिंग सीजन, जो ये विंटर सीजन एग्रीकल्चर क्रॉपिंग का होता है और व्हीट एक राबी क्रॉप है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो जब व्हीट क्रॉपिंग सही से हो रहा है तो व्हीट के डिमांड रिक्वायरमेंट कम क्यों होगी, अवेलेबिलिटी कम क्यों होगी डोमेस्टिकली। तो ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और अगर है जो किया भी है, अगर डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कम भी है, तो जो फिलहाल भी व्हीट है फार्मर्स के पास और जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया व्हीट के लिए, उस पे प्रोक्योरमेंट हो नहीं रहे हैं। व्हीट फार्मर्स ये डिस्ट्रेस में सेल कर रहे हैं मार्केट्स में, जो कम प्राइस पे सेल करते हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है गवर्नमेंट अश्योर्ड प्राइस होती है कि हम ये व्हीट आपसे खरीदेंगे, सारे फार्मर से खरीदेंगे ये प्राइस पे, मिनिमम प्राइस है, इससे कम नहीं, ये मिनिमम प्राइस पे। अगर कहीं मार्केट में आपको इससे ज्यादा में सेल होता है तो आप सेल करो, वरना ये प्राइस पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी। पर ये एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सारा प्रोक्योर नहीं कर पाती और फार्मर्स डिस्ट्रेस में आ जाते। तो ये प्रॉब्लम को भी हाईलाइट किया गया है। तो इसकी वजह से फार्मर्स सफर कर रहे हैं और इंपोर्ट ड्यूटी 0 होने की वजह से और फर्दर उनको परेशानी होगी, व्हीट प्राइसेस काफी कम हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ डाले गए हैं। अगला न्यूज आइटम है इंडिया मस्ट अलाउ UN ऑब्जर्वर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, UNMOGIP है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है शायद इंग्लिश में। तो ये MOGIP जो है UN का, ये इंडिया पाकिस्तान दोनों के कंट्रीज के लिए मिलिट्री ऑब्जर्वर्स लाए गए हैं। पर इंडिया ने 2014 में UNMOGIP को अपना काम कश्मीर में वाइंड अप करने को कहा और 2016 में भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन मिस्टर विकास स्वरूप ने क्लियरली कहा कि UNMOGIP का कोई मैंडेट नहीं है, कोई काम नहीं है कश्मीर में, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ये इंडिया का स्टैंड है। और जो पाकिस्तान केस, कश्मीर केस UN के पास लेके जाता है तो वो इनके पास ही अपील करते हैं, मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के पास। तो फिलहाल न्यूज ये है कि जो ये 1996 के नोबेल पीस प्राइज विनर है जोस रमोस होर्ता, इन्होंने पीस प्राइज जीता था अपने रोल के लिए, जो ईस्ट तिमोर में वायलेंस था उसको रिजॉल्व करने के लिए। ईस्ट तिमोर एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, आइलैंड नेशन है। तो ये ईस्ट तिमोर में उनके रोल की वजह से उनको ये नोबेल पीस प्राइज मिला था। उन्होंने अभी कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में ये कश्मीर इशू के ऊपर भी इम्पार्शियल मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का होना जरूरी है, यही एक
तरीका है जिससे ये इशू रिजॉल्व हो सकता है, बिकॉज बायलैटरली ये सिर्फ एस्केलेट ही होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा और कश्मीरी पीपल सफर करेंगे। तो बाय ब्रिंगिंग इन इम्पार्शियल मतलब जो एक तरफ ना ले, किसी का तरफ ना ले, इम्पार्शियल मिलिट्री ऑब्जर्वर्स यहाँ लाना जरूरी है। तो इंडिया को वो अपील कर रहे हैं कि इंडिया अलाउ करे UNMOGIP को अपने टेरिटरी में। अगला न्यूज आइटम है IS रिकैप्चर पल्मीरा आफ्टर ब्रीफ रिट्रीट। सो पल्मीरा एक एंशिएंट सिटी है सीरिया में, और ये सिटी इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स के अंदर थी, उनका कंट्रोल था इस पे। पर रशियन एयर स्ट्राइक्स, हेवी एयर स्ट्राइक्स जो रशिया ने किया सीरियन आर्मी के साथ, सीरिया और रशिया साथ में है इस वॉर में, तो सीरियन गवर्नमेंट जो है बशर अल असद गवर्नमेंट, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए पर उन्होंने स्टेप डाउन नहीं किया। तो काफी सारे रिबेल ग्रुप्स है जो बशर अल असद रेजिम को एक्सेप्ट नहीं करते और सीरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये रिबेल ग्रुप्स के अलावा यहाँ पे इस्लामिक स्टेट भी पावरफुल हो गया। तो इस्लामिक स्टेट ग्रुप भी पावरफुल है, उनके अंडर भी एक रीजन से, ये पिंक रीजन जो आपको दिख रहे हैं वो इस्लामिक स्टेट के अंदर है। ये सीरिया में भी है और इराक में भी ये सारे रीजन से आप देख सकते हो। तो इस्लामिक स्टेट के दोनों कंट्रीज में प्रेजेंस है। और जो ये सीरियन रिबेल्स है, ये पर्पल रीजन जो है ये सीरियन रिबेल्स के अंदर है। तो अलेप्पो जो था वो सीरियन रिबेल्स के अंदर था, जो अभी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है और अराउंड 75% तो ले भी लिया है। तो ब्लू रीजन है वो बशर अल असद गवर्नमेंट के अंदर जो है वो सीरियन गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये इनके कंट्रोल्स यहाँ पे ये मैप में दिखाए गए। ग्रीन रीजन इराकी गवर्नमेंट के अंदर है। तो यहाँ पे पल्मीरा का ये न्यूज है कि पल्मीरा को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की गई। इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स यहाँ से भाग भी गए, पर थोड़े ही समय बाद इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स फिर से इसको रिकैप्चर कर लिया। तो ये प्रेजेंट न्यूज है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड पूरा स्ट्रक्चर है जो इस्लामिक स्टेट और सीरिया का जो वॉर है, क्योंकि यहाँ काफी सारे एंटिटीज इन्वॉल्व है, काफी सारे ग्रुपिंग्स इन्वॉल्व है, और हर ग्रुपिंग का एक दूसरे के साथ अलग इक्वेशन है। और जैसे अलग पर रिबेल ग्रुप्स और सीरियन गवर्नमेंट का वॉर है, और रिबेल ग्रुप्स को US सपोर्ट करता है, सीरियन गवर्नमेंट को रशिया सपोर्ट करती है। जो ये IS है, इस्लामिक स्टेट, ये दोनों साइड्स उनको फाइट कर रहे हैं। तो जो रिबेल ग्रुप्स है वो भी IS से फाइट कर रहे हैं, सीरियन गवर्नमेंट भी IS से फाइट कर रही है, और रिबेल ग्रुप्स और सीरियन गवर्नमेंट भी आपस में फाइट कर रहे हैं। तो पूरा ये कॉम्प्लिकेटेड नेचर है पूरे वॉर का, सिविल वॉर का। अगला न्यूज आइटम है टाइम टू लीव हिस्ट्री ऑफ कोल बिहाइंड। तो ये एक नेचुरल गैस कंसोर्टियम है, इंटरनेशनल गैस यूनियन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अराउंड 140 मेंबर्स है सारे गैस इंडस्ट्री से, और ये 95% ऑफ ग्लोबल गैस मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके जो हेड है, इन्होंने एक इंटरव्यू में डिस्कस किया है अबाउट इंडिया, और वो कहते हैं कि कोल चीप होता है, नेचुरल गैस के कंपैरिजन में कोल चीप है, पर उसके जो एक्सटर्नलिटीज है, जो उसके एक्सटर्नल कॉस्ट है, जो हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है कोल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, और एनवायरमेंट पे जो इम्पैक्ट होता है कार्बन एमिशंस की वजह से, वो काफी हाई है। तो एक्सटर्नलिटीज अगर कंसिडर किया जाए तो कोल फिर कॉस्टली है, और नेचुरल गैस इज चीपर बिकॉज नेचुरल गैस 50% क्लीनर है कार्बन एमिशंस में कोल के कंपैरिजन में। तो इसलिए गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो नेचुरल गैस को प्रमोट करे। तो एमिशन स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट अगर वो लाएंगे, अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सही होगा और कार्बन टैक्स इंपोज किया जाए, कार्बन का कॉस्ट इंक्रीज किया जाए, तो नेचुरल गैस को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू डेवलप, एंड देन नेचुरल गैस डेवलपमेंट की वजह से गवर्नमेंट्स को भी बेनिफिट होगा। तो नेचुरल गैस पाइपलाइंस ले डाउन किए जाए, उनके मार्केट्स डेवलप किए जाए, और ये नेचुरल गैस के लिए थर्ड पार्टी भी अलाउ की जाए, मतलब गवर्नमेंट एंटिटी और सेलर की वजह से के अलावा थर्ड पार्टी भी हो, तो उनके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, तो उनको भी एनकरेज करना चाहिए। सारे पॉइंट्स उन्होंने कहा है। इंडिया में भी नेचुरल गैस जनरेट होता है, प्रोडक्शन है, बट वो प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड भी काफी हाई हो गया अभी नेचुरल गैस के लिए। तो LNG इंपोर्ट भी किया जाता है, इंडिया LNG इंपोर्ट भी करती है। तो ये सारे पॉइंट्स है। और जो दूसरा है पॉइंट, उन्होंने कहा है कि जो नेचुरल गैस को प्रमोट करना चाहिए, और जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए उन्होंने कहा है कि इंडिया में काफी डेवलपमेंट हो चुका है और सोलर एनर्जी पोटेंशियल भी है, पर जो बाकी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज है उसमें अभी से सब्सिडीज वगैरह नहीं देनी चाहिए, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि टेक्नोलॉजी फुल्ली डेवलप ना हो जाए और कॉस्ट इफेक्टिव ना हो जाए। क्योंकि क्या होगा कि अभी हम सब्सिडीज देंगे, जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे वो आगे जाके फ्यूचर में इररेलेवेंट हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने कहा है कि इस वजह से फिर हमारी सब्सिडीज भी इनएफिशिएंट और कॉस्टली हो जाएगी।
तो ये है। अगला न्यूज आइटम है, वी आर रेडी टू बिल्ड हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज एक स्टार्टअप कंपनी है यूएस में, इनके चेयरमैन ने अभी मीटिंग किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ भी, और उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया कि हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंडिया में डेवलप किया जा सकता है। तो ये हाइपरलूप कंसेप्ट होता क्या है, ये एलन मस्क करके इन्होंने ये डेवलप किया था। ये आइडिया ये है कि ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू अ पॉड लाइक व्हीकल। सो पॉड मतलब जैसे पीज का पॉड होता है, जो मतलब वटाना आई मीन, तो वो पॉड मतलब एक कवरिंग होवे, एनक्लोजर हो, और ये एनक्लोजर के थ्रू पैसेंजर्स सिस्टम यहाँ बैठे हुए हैं, ये पैसेंजर पूरा कैरियर है, और ये पास होता है एक टनल के थ्रू, ट्यूब के थ्रू, और ये ट्यूब में सक्शन, एयर सक्शन की वजह से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो ये वैक्यूम की वजह से रेजिस्टेंस नील हो जाता है, ऑलमोस्ट नील हो जाता है। तो ये पॉड लाइक व्हीकल जो है कैप्सूल, ये काफी हाई स्पीड पे, स्पीड ऑफ साउंड पे ये ट्रैवल कर सकती है, जो इवन एयरक्राफ्ट स्पीड होती है वो स्पीड पे इनकी स्पीड जा सकती है। तो एक हाईली एफिशिएंट है। ये मैग्नेटिक लेविटेशन से ये पावर पॉड्स पास होते हैं, तो मैग्नेटिक लेविटेशन यूज किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी हम इंडिया में डेवलप कर सकते हैं, ये प्रपोजल दिया गया है। तो ये बेटर है रोड ट्रांसपोर्ट के लिमिटेशन से, कितने कितने रोड्स ले डाउन किए जाए। और रेल ट्रांसपोर्ट भी जो है, जो हाई स्पीड रेल सिस्टम्स भी है, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, नॉट प्रॉफिटेबल भी है। जो हमारा रेल सिस्टम फिलहाल भी है वो हाईली सब्सिडाइज्ड है, तो प्रॉफिटेबल है नहीं। और जो हाई स्पीड रेल्स भी डालेंगे तो उसमें इट इज हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग। सो एनर्जी कंज्यूमिंग की वजह से वो सुपर कंडक्टिविटी स्टेटस चाहिए, उनको डेवलप करना होता है, तो उसके लिए काफी एनर्जी लगती है। तो ये हाइपरलूप कंपैरेटिवली उनके हिसाब से बेटर है इन एनर्जी सेविंग एज वेल, तो इसीलिए वो ये प्रपोज कर रहे हैं। ये है हाइपरलूप। अगला न्यूज आइटम है, नैनो सेरामिक मटेरियल फॉर सेफर चीपर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जो फ्यूचर के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो काफी हाई टेम्परेचर्स पे वर्क करेंगे और रेडिएशन फील्ड्स में उनकी काफी स्ट्रांग होगी। तो इसमें जो हाई टेम्परेचर्स जनरेट होंगे, वो टेम्परेचर्स को कम करने के लिए कूलेंट यूज किया जाता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो फिलहाल जो कूलेंट्स है वो हायर टेम्परेचर्स में नहीं यूज किया जाए कर पाएंगे, तो उनकी यहाँ तक की लिमिटेशन है। तो वी नीड बेटर टेक्नोलॉजी। तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक नैनो सेरामिक मटेरियल डेवलप किया है, जिसको एक कूलेंट की जिस तरह ये नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज कर पाएंगे। तो ये साइंटिस्ट ग्रुप में एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट भी है। और ये जो नैनो सेरामिक मटेरियल है, ये किसको रिप्लेस करेगा? ट्रेडिशनली कूलेंट यूज किया जाता है वाटर को। तो वाटर जो कूलेंट होता है, इसके लिमिटेशन से, क्योंकि ये जो हीट अब्सॉर्ब करते हैं, इसके टेम्परेचर काफी हाई नहीं जा सकते, तो वो एक लिमिटेशन हो जाता है वाटर पर। तो इसके अलावा फिर नए कूलेंट जो डेवलप किए गए हैं वो है लिक्विड मेटल्स, लाइक लिक्विड सोडियम, लिक्विड लेड। तो ये सारे हायर टेम्परेचर्स पे भी वर्क करते हैं वाटर के मुकाबले, पर फिर ये करोसिव हो जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर्स पे ये करोडिंग उनका इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से मतलब मेटल्स को, जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो स्ट्रक्चर है, जो मटेरियल से बनाया गया है मेटल से, उसको करोड करते हैं। तो ये फिर डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए हमको बेटर कूलेंट्स चाहिए, तो वो ये नॉन सेरामिक मटेरियल, नैनो सेरामिक मटेरियल फंक्शन कर सकता है। तो ये डेवलपमेंट है। अगला न्यूज आइटम है लास्ट, इंडियन ओरिजिन टीन्स टॉप साइंस कंटेस्ट इन यूएस। तो ये 2 लाख का स्कॉलरशिप अवार्ड है जो इन 3 इंडियन ओरिजिन टीनेजर्स को दिया गया है। बट ये अवार्ड और किसको दिया गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इनमें जो टेक्नोलॉजीज यूज की है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। तो एक था लिंक्ड न्यूरोफजी इंटरफेरेंस सिस्टम, स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज को डायग्नोस करने के लिए डेवलप किया गया। तो ये फजी लॉजिक क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा है ये न्यूरल डिजीज है, नर्वस सिस्टम डिजीज है। और दूसरा है बायोडिग्रेडेबल बैटरी जो डेवलप किया गया, जो खा सकते हैं, बैटरी को कंज्यूम किया जा सकता है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बायोडिग्रेड होके एक्सक्रीट भी हो जाएगी। तो ये बायोडिग्रेडेबल बैटरी डेवलप किया गया है ताकि डॉक्टर्स डायग्नोस कर सके, हेल्थ कंडीशंस को बेटर मॉनिटर कर सके, डिजीज डायग्नोस कर सके। तो ये बायोडिग्रेडेबल बैटरी
यूज किया गया है फॉर ट्रांजिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये ट्रांजिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ये दो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, फजी लॉजिक और ट्रांजिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फजी लॉजिक जो होता है ये मैनी वैल्यूड लॉजिक है। तो लॉजिक जनरली जो ट्रेडिशनली लॉजिक समझा जाता है उसके दो वैल्यूज होते हैं, या तो ट्रू है या फॉल्स है। पर यहाँ पे फजी लॉजिक में मैनी वेरिएशंस ऑफ ट्रूथ है। तो वो एक रीजनिंग के बेसिस पे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहाँ ये फॉल करता है ट्रुथ, वो हम देखते हैं। तो ये इसमें फिक्स्ड एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, इसको फजी लॉजिक बोलते हैं। इसकी काफी सारे एप्लीकेशंस है। इसके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जैसे माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर्स में यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल सिस्टम, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका फ्यूल कंट्रोल, सस्पेंशन कंट्रोल वगैरह में यूज होता है। इंडस्ट्रीज में यूज होता है इसका, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स में भी इसको यूज किया जाता है, स्टॉक मार्केट में वगैरह। तो ये फजी लॉजिक का एक एग्जांपल हम देखते हैं कि ये कैसे यूज होता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, कितना पावर यूज करना चाहिए, वो डिसाइड करने के लिए कितना क्लोथ्स डर्टी है, कैसे है, वो हम सेंसर्स होते हैं वॉशिंग मशीन में, तो वो सेंसर्स के थ्रू ये सारा इनपुट जाता है। तो इनपुट के बेसिस पे फजी लॉजिक ये है कि वो यूज करके कि कहाँ कितना हमको यूज करना है, कितना पावर लगाना है, वो सारा डिसाइड होता है। तो इंटरनल ऑटोमेटिक सिस्टम होता है थ्रू विच फजी लॉजिक के थ्रू वॉशिंग मशीन फंक्शन करते हैं। तो उनका प्रोडक्टिविटी बेस्ट होता है, कॉस्ट मिनिमल होता है, एनर्जी कंजम्पशन भी मिनिमल होता है। तो ये फजी लॉजिक है। फिर अगला है ट्रांजिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ट्रांजिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स एक न्यू क्लास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसका एक मेन फीचर ये है कि वो थोड़े टाइम के बाद कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। तो वो कंट्रोल्ड प्रोग्रामेबल तरीके से होता है कि कब ये कैसे होगा, तो वो उनका कंप्लीट ट्रेस ही निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स। जो ये बायोडिग्रेडेबल बैटरी थी वो ट्रांजिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स ही है कि वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये सारे आज के न्यूज आइटम्स है। आप ये पूरा न्यूज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, जो इसकी लिंक दी गई है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ये वीडियो के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।